ओके तो खेलो इंडिया खेलो और 45 न्यू स्टॉक्स और इससे शायद बेहतरीन टाइम चुन नहीं सकते थे ये स्टॉक्स एफएनओ में आने के लिए। जो बाकी के स्टॉक्स हैं वो कह रहे होंगे वेलकम टू द क्लब, अब पिछले 2 महीने हमने झेला, अब आपकी बारी है। तो ये खैर कुछ देर में डिस्कस करेंगे ये 45 न्यू स्टॉक्स जो ऐड हो रहे हैं एफएनओ में। लेकिन आज की मार्केट की बात करते हैं और आज के मार्केट को देखकर मुझे थोड़ी सी ना क्या कहते हैं उसको, एक क्या बोलूँ, अजीब सी फीलिंग आ रही है क्योंकि आज मार्केट ने बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट ऑलमोस्ट वही पैटर्न बार बार रिपीट करता है। हर बार 24,350 पे जाके फिसल रहा है, लेकिन आज तो इसको फिसलना नहीं कहेंगे, आज तो इसको कोलैप्स कहेंगे। स्पेशली जो डे लो पे था, अब तो खैर रिकवर हो गया थोड़ा सा, लेकिन 24,350 को फिर रिजेक्ट किया हर्षदा और फिर बुरी तरीके से गिरा वहाँ से। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट ब्रेथ अभी भी ठीक ठाक, इनफैक्ट अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। ये गिरावट जो आई वो लार्ज कैप्स में आई, मिड कैप अभी भी ग्रीन में है और एडवांस डिक्लाइन अभी भी पॉजिटिव है। तो हो सकता है ये अभी भी एक फेक शेकआउट रहा हो मार्केट का। अब कह रहे हैं कई लोग एक्सपायरी, कई लोग कह रहे हैं वो यूक्रेन वाली खबर। अगर यूक्रेन वाली खबर होती तो पूरी दुनिया की मार्केट गिरती, हमारी अकेले की तो नहीं गिरती, लेकिन एक्सपायरी का फैक्टर हो सकता है। निफ्टी अगर यहाँ पर बंद हुआ तो बड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन खैर अभी 1.5 घंटा बाकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होता है। वीरू हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बस जैसे आपने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम, तो इस क्या उम्मीद करनी चाहिए कि हम फिर रिट्रेस कर सकते हैं आखिरी 1.5 घंटे में, क्योंकि वो बहुत अब हल्का सा एक स्लिवर ही है जो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो होप इनफ है? और अज्यूमिंग वो नहीं होता है तो 24,000 पर अगर ये कट भी जाती है आज की एक्सपायरी या इस महीने की एक्सपायरी, फिर आगे के लिए क्या? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, उसमें पहले मैं एक चीज़ अप फ्रंट क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये बात पूछ भी रहे हैं मुझसे। सुबह की कमेंट्री में भी, और वीरू जानते हैं इस बात को, हमारी बात ये हुई थी कि 24,350 पर आप नहीं ले सकते। मार्केट 3 दिन से बार बार उस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। अगर आपको लेना है तो या तो बेस 1 पर लीजिए या फिर 24,400 क्रॉस हो जाए उसके बाद लीजिए। 24,350 मार्केट ने रिजेक्ट किया, उसके बाद मार्केट ने उल्टा आपको शॉर्ट ट्रेड दी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आज उसके बाद जिस तरीके से मार्केट कोलैप्स किया और जिस तरीके से 20 डेमा को स्लाइस थ्रू किया, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो किसी को नहीं था कि अब ये एक्सपायरी का कारण हो सकता है, जो भी कारण हो सकता है, लेकिन अब लोअर लेवल से वापस बाइंग भी आ रही है। देखते हैं, मेरे ख्याल से निफ्टी का 24,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। 24,000 के नीचे अगर आप बंद हुए तो मैं कहूँगा फिर आप लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलिए, क्योंकि फिर वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा। निफ्टी अगर किसी भी तरीके से 24,100 के ऊपर बंद हो जाए तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर आप 20 डेमा को डिफेंड कर लेंगे और वो फिर एक बार साबित होगा कि नहीं, भले 24,350 पर रेजिस्टेंस है लेकिन नीचे 24,050 24,100 पर सपोर्ट भी है। और आज एक्सपायरी है, उस फैक्टर ने भी काम किया है। और आज निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी कमोबेश उतना नहीं गिरा है, 0.5% गिरा है। निफ्टी 1% गिरा है, बैंक निफ्टी 0.5% गिरा है। तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी में 51,800 जब तक मेंटेन्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं। आज का लो भी 51,865 है, उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप भी 51,800 का था। तो 51,800 के ऊपर अभी भी है, उसके ऊपर बंद हो गए तो वो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा आज, कि आज के मूव ने मार्केट के एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि अभी ये मार्केट फिलहाल में कोई बहुत जल्दी एकदम से बड़ी रैली के लिए शायद तैयार ना हो। जब तक वो 24,350 स्क्रीन पर है, वो जो दीवार है ना 24,350 की, वो वाकई में मजबूत दीवार है, बहुत स्ट्रांग दीवार है। उसका टूटना ज़रूरी है। जब तक वो ना टूटे तब तक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। मतलब इस बाजार में जितना बोला कम जाए उतना अच्छा है, जितना तोल मोल के बोला जाए उतना अच्छा है। बट आपने एक बात सही कही थी अनुज कि ब्रेथ फिर भी ठीक है, तो शायद इंडेक्स से कहीं ज़्यादा सेफ सिक्योर, और आप थोड़ा तोल मोल के बोल सकते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। मैं 1-2 स्टॉक्स वही रखूँगा जहाँ पे मेरे को कन्विक्शन है। इंडिगो सुबह भी कन्विक्शन था, अभी भी कन्विक्शन है, क्योंकि इसने वो पूरा का पूरा गैप फिल कर लिया है जो कि 25 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में परसिस्ट कर रहा था, और इसने अपने सारे एवरेजेस को पूरा कर लिया है। सुबह बात भी कर रहे थे मनोज, और जिस तरीके से दिसंबर का ट्रेवल प्लान है वो इस स्टॉक को फेवर करेगा। डे हाई पर 4380 पे, मेरे ख्याल से अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो 4500 के आसपास परसिस्ट करता है। ह्यूज बाइंग है दिसंबर फ्यूचर्स में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन यहाँ पे इंडिगो पर। उसके बाद जिस स्टॉक को मैंने पिक किया है वो है, आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्लीज़ जरा लेके आइएगा, चंबल फर्टिलाइजर। सुबह भी कन्विक्शन था, अभी भी कन्विक्शन है, अभी भी हायर लोअर्स पर सस्टेन कर रहा है। नॉट शार्प एस, मतलब जितना ये शार्प सुबह था, बट स्टिल आई मीन ओआई एडिशंस दिसंबर सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 15% ओआई बिल्डअप हुआ, करीब 12 लाख शेयर इसके ओआई में जुड़े हैं। एक ये हो गया, और एक रियल्टी स्पेस में ओबरा रियल्टी
करीब 2006 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ और डे हाई के जोन में रियल्टी स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल यही हर्षदा। जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रियल्टी काउंटर। इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय ट्रेंड क्या बोल रहा है, किन स्टॉक्स में ज़्यादा एक्टिविटी है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। अब जाहिर तौर पर बाजार ऊपरी लेवल से फिसला है, तो लूजिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर आज ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब गौर करिएगा, SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स हैं जिनमें दबाव है। क्या वजह है इस बिकवाली की, उस पर आएंगे आगे। और टेक्नोलॉजी काउंटर्स एक बैकफुट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। इन्फी, HCL टेक 3 से 2% के नुकसान पर। मैक्स फाइनेंशियल वो ऑफकोर्स क्लियरली इंश्योरेंस वाला प्ले। LTTS, ओरेकल फाइनेंस और एस्कॉट कुबोटा ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस बनी हैं। लेकिन तेजी में क्या स्टेप अप कर रहा है, अदानी ग्रुप शेयरों में एंटरप्राइजेस का स्टॉक ऊपर है। आधे % के गेंस सिप्ला, SBI, टाटा मोटर्स। नाम के वास्ते आप कह सकते हैं तेजी है क्योंकि बहुत माइल्ड बढ़त देखने को मिली। एक्साइड, इंटरग्लोब एविएशन, IX, बायोकॉन के लिए ज़्यादा बेहतर मूव्स आए हैं, करीब 3-2% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। अब क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ेंगे टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव के लिए। फिर ऑफ कोर्स टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, आशीष बहेती, शिल्पा रावत और शिवांगी सारदा हैं। 2:15 बजे इंश्योरेंस कंपनियों में जो एक बड़ा मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला है, इसमें एग्जैक्टली IRDA ने क्या कहा है इनकी इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और नेटवर्क को लेकर, उस पर यश को जोड़ेंगे। साथ ही साथ 2:20 पर सेक्टर स्कैन में फोकस रियल एस्टेट पर रहेगा। कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि रुस्तम ग्रुप के MD और चेयरमैन बमन ईरानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर 2:25 पर कंचन को भी जोड़ेंगे कि HSBC की एक रिपोर्ट आई है सेक्टर पे। 2:30 बजे यतिन आपको बताएंगे सीमेंट सेक्टर में क्या चल रहा है। और 2:35 पर आज सुबह में जो हमने डिटेल में बातचीत की थी MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला से, उसका एक अंश आपके सामने पेश करेंगे। 2:45 पर रोहन जोड़ेंगे हमारे साथ EVs के लिए जो यहाँ पर लोकलाइजेशन नियम है वो कड़े होने वाले हैं, उस पर बातचीत होगी। 2:50 पर F&O की नई सूची, 45 नए शेयर जो आएंगे, यतिन इस पर और खुलासा करेंगे। 2:55 पर मार्केट बिग बॉयज में कोटक महिंद्रा AMC के हर्षा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का चेक, BTST, क्लोजिंग की रणनीति, क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है। आप उनसे एक एक करके ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आपकी ट्रेड। वेल, गुड आफ्टरनून। मार्केट तो बहुत ही डाउन है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है इंडिगो। ये मैंने मंडे को भी दिया था 3 बजे फॉर टारगेट ऑफ 4300। वो आज अचीव हुआ। मंडे के बाद थर्सडे 4 दिन लगे। अब ट्रेड कर रहा है 4385। स्टॉप होना चाहिए 30 रुपए। दैट्स ऑल। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है इंडिगो 4500 के नजर आते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन 2.5% ऊपर 4500 की तरफ बढ़ेगा, तेजी की पोजीशन लेकर चले। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी के लिए रहेगा कॉनकोर पे। कॉनकोर आज ऐसा मार्केट में भी डे हाइस की तरफ ट्रेड करा है बहुत स्ट्रेंथ के साथ। 820 के ऊपर इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आया है। अगर ये 815 820 जोन्स के ये 5 रुपीज के रेंज को पकड़ के रखता है तो मुझे लगता है 845 से लेके 850 आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आने चाहिए। तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा 815 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 850 कॉनकोर। ओके, कॉनकोर 824 पे। और मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक अब बॉटम बना है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है और 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है, तो एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 142 का स्टॉप लॉस लगाना है और 149 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं LTF के लिए। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 145 वाला कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 7.5 रुपए की टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, चलिए अब शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। तो ट्रेड सेटअप के लिए मैंने चुना है बायोकॉन। हम देख रहे हैं कि ये स्पेस अब अच्छा मोमेंटम और अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस हर्डल को 350 के ऊपर काफी अच्छी तरह से अब निकलते हुए नजर आ रहा है।
एक अच्छे जो आईवीज है वो कूल ऑफ हुए हैं स्टॉक में, तो एक अच्छी कंफर्ट भी मिल रही है। और ऐसे बाजार में हम देखते भी है कि फार्मा और रिलेटेड काउंटर्स को कंफर्ट जरूर मिलता है। तो 380 के टारगेट के लिए इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं 360 के एक स्टॉक के साथ। ओके, बायोकॉन में एक मौका तेजी का बन रहा है, 360 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, खरीदारी करके चलेंगे। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आई बेग योर पार्डन, प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वर्षा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून टू पैनल। यहाँ पे टेक महिंद्रा में बिकवाली करने की सलाह होगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ है, करीबन 1720-22 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 1745 के ऊपर अबाउट 1745 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की सलाह होगी और टारगेट होगा 1680 1680। ओके, 1720 पे आपका एक्सेल है और आशीष चतुर्मोता इस बीच हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, एक बहुत ही सीरियस कोलैप्स, आप इस कोलैप्स को कैसे रीड कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा इस वक्त का इस डिप में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए बिल्कुल जहाँ तक कि मार्केट के डिप का सवाल है, आज एक ये डिप बाजार के अंदर में आई है और इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट हम सुन रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं एक ये डिप हमें देखने को नजर आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर बनी रहेगी। बट इंपॉर्टेंट बात ये है वीरेंद्र कि हमें लगता है कि एक जो बाजार का बेस है वो कहीं ना कहीं 23,500 23,600 की जोन में बन चुका है और जब तक के बाजार इस सपोर्ट जोन को वायलेट नहीं करेगा तब तक के हमारा ये मानना है कि ये एक रेंज बाउंड बाजार होगा जहां 23,600 सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और वहीं जैसे अभी अनुज कह रहे थे 24,300 24,400 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो इस ब्रॉड रेंज में कहीं ना कहीं बाजार ट्रेड करेगा और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस समय पे हमारी होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग को इस समय अवॉइड करना चाहिए और धीरे धीरे ही कोई भी एक्यूमुलेशन जो आपको स्टॉक पसंद है उनके अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अब जहां तक के जो थीम हमें पसंद है, तो सबसे पहले जो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ है ये फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर पे केपेक्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को नजर आएगी और खास तौर पे जो इलेक्शन का आउटकम आया उसके बाद एक सेंटिमेंट भी काफी पॉजिटिव हो चुके हैं केपेक्स को ध्यान में रखते हुए। और आप देखेंगे डिफेंस जैसी थीम जो अब तक के कंप्लीट अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही थी पिछले 4 महीने से, अब उसमें भी धीरे धीरे एक अच्छी रिकवरी आना शुरू हो गई। तो ये क्लियर एक ट्रेंड जो है वो मुझे लगता है मीडियम टर्म में बनेगा, जहां डिफेंस के स्टॉक भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं, केपेक्स रिलेटेड थीम के स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। और उस थीम से मुझे लगता है पॉलीकैप जो स्टॉक है वो हमारी टॉप पिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। अब जहां तक के पॉलीकैप की बात है तो देखिए पॉलीकैप ऑर्गेनाइज्ड वायर्स एंड केबल सेगमेंट के अंदर में 25% मार्केट शेयर रखता है। एफएमईजी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 8 से 9% टोटल टॉप लाइन के अंदर में कंट्रीब्यूट करता है। आज से कुछ समय पहले उन्होंने अपने एक लीप प्रोजेक्ट की बात की जहां उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ की टॉप लाइन को अचीव करेंगे और ये ऑलमोस्ट उस टॉप लाइन को अब अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली इनका जो गाइडेंस था उसको इन्होंने भली भांति पूरा किया और हमें लगता है कि ये जो स्पेस है वायर्स एंड केबल्स का, जैसे कि केईआई ने अभी क्यूआईपी किया और वहां पर पे उन्होंने भी इंडिकेटिवली अपने टारगेट्स रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ाए, तो ये बेनिफिट आपको इन वायर्स एंड केबल्स कंपनीज के अंदर में मिलेगा। मुझे लगता है पॉलीकैप उसका बेनिफिशियरी रहेगा। टेक्निकली आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर में बहुत ही बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 6,900 के जोन में बना है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो पुराने ऑल टाइम हाई 7600 के क्रॉस होते हुए मुझे पॉलीकैप के स्टॉक में नजर आते हैं। जैसे मैंने कहा डिस्क्लोजर, केईआई और पॉलीकैप ये दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में बने हुए हैं। ओके, तो पॉलीकैप के आई आपके दो टॉप ट्रेड्स। 7100 पे वाकई पॉलीकैप एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट करता हुआ। मीनवाइल निफ्टी इज नाउ 23957। मैं आई थिंक इस लेवल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ अनुज, अब आज ही के सेशन में क्या हुआ, अब अगर हम जाएं 10:30 से लेकर 2:15 तक के इस प्राइस डैमेज को पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल 357 जो नहीं निकला वो शायद 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। फिर आपने इंट्राडे में, अभी इंट्राडे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ अनुज में, 24 तोड़ा आपने, 24,050 20 डे में तोड़ा और अब अनुज आपने 10 डे में भी तोड़ दिया। क्या आज का खराब क्लोजिंग एक प्रोस्पेक्टिव जो दिसंबर सीरीज के लिए बन रहा था उसको भी थोड़ा डैमेज करेगा? ओ एब्सोल्युटली वीरू, देखिए मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि व्यू जो होता है उस व्यू की एक वैल्यू एक पर्टिकुलर लेवल तक है और अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जा रहा है तो मैं 100% उसको कहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 24,000 के नीचे अगर बंद और देखिए जो हल्की सी रिकवरी बनी, मार्केट को एक कैंडल लगी है 5 मिनट की, वो पूरी की पूरी रिकवरी तोड़कर उससे भी ज़्यादा नीचे लो आने के लिए
पिछले 5 मिनट की कैंडल में निफ्टी 170 पॉइंट गिरा है, 170 पॉइंट। जो हम सिर्फ 220 पॉइंट डाउन रह गए थे, वापस एकदम से 400 पॉइंट डाउन हो गए, तो नया लो है। अभी 23,900 भी ब्रेक कर दिया हमने। फॉरगेट अबाउट 24 तो खैर एफर्टलेसली ब्रेक हुआ ही था। 24,050 से ये गिरावट आनी शुरू हुई और अब 23,900 भी हमने इंटरडे में ब्रीच कर दिया। बैंक निफ्टी भी कोलैप्स हुआ। और आई थिंक आज सबसे ज़्यादा जो ये देखिए ये कैंडल, आज जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया ना वो निफ्टी आईटी की वजह से। सुबह एक लग रहा था देख के कि ठीक है भाई नैस्डैक गिरा है थोड़ा सा और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसकी वजह से और क्लियर कट वीरू इसमें एक्सपायरी का भी फैक्टर है जिस तरीके से हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये मार्केट आपको क्लोज यहाँ देगा तो फिर लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकले, फिर वो जो हमारी दिसंबर सीरीज की थीसिस बन रही थी वो नेगेट होगी विदाउट अ डाउट वीरू, विदाउट ए डाउट। बट थोड़ा सा अगर हम इसी पे टाइम स्पेंड करें अनुज, ये यकायक एक शब्द याद आया मेरे को, और यकायक जो आज निफ्टी आईटी के साथ हुआ है, आई मीन इतना बड़ा कोलैप्स आज मेरे ख्याल से 18 नवंबर के बाद पहली बार। कोई खास कारण मानते हैं आप इसको? नहीं बहुत चल चुका था। देखिए आईटी वही आई थिंक वीरू एक्सपायरी थी, बहुत चल चुका था आईटी इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 3 दिन से जो 108 वाला 106 पे कूल ऑफ हो गया था। नैस्डैक डाउन था। आई थिंक देखिए अब क्या है ना, प्राइस के बाद रीज़न गिनाना मतलब आप कुछ भी गिना देंगे, ठीक है। सुबह किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से इतना आईटी गिरेगा, लेकिन अब जो भी है स्क्रीन पर है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आईटी में नॉर्मली ऐसी गिरावटों पे बाइंग आती है और आईटी पे अप्रोच यही रहती है कि जब भी 10 और 20 के बीच में आए तब वहाँ पर बाइंग बनती है एक बड़ी रैली के बाद। देख लेते हैं अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर। सेलिंग प्रेशर है। निफ्टी आईटी अब करीब करीब 1030 अंक नीचे, और हालांकि देखिए निफ्टी आईटी का प्राइस डैमेज जितना इंट्राडे में बड़ा है, बट डेली चार्ट में इसकी सिग्निफिकेंस कोई खास बहुत नहीं है, क्योंकि आप सीधे अभी हार्डली 10 डे पे अप्रोच कर रहे हैं। आप ही कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ निफ्टी आईटी में हुई है, बट डैमेज शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हार्डली अभी 10 डे पे आके ट्रेड कर रहे हैं। बट वीक क्या क्या पड़ा है, प्रोस्पेक्टिव कहाँ के लिए ख़राब हो गया है दिसंबर सीरीज़ के लिए। कुछ स्टॉक्स लेके आइए जहाँ पे आज सीरियस प्राइस डैमेज हुआ है। एक बार आप टाइटन को रखिएगा, टाइटन आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% नीचे। टाइटन अपने शॉर्ट टर्म एवरेज से कोलैप्स हो गया। उसके बाद आप लेके आइएगा HDFC लाइफ, सीरियस कोलैप्स है। SBI लाइफ बहुत ही सीरियस कोलैप्स है। मानस मतलब आप बाकी काउंटर्स को देखिए, आप चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो केमिकल्स हो, वहाँ तो थोड़े बहुत पुलबैक्स विजिबल भी थे, बट यहाँ पे तो कोई एक दिन का पुलबैक सस्टेन नहीं कर रहा है। और जहाँ तक SBI HDFC लाइफ का सवाल है, मैं वीकली पे जा रहा हूँ मानस, क्या ये SBI लाइफ अपने आप को 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? SBI लाइफ, HDFC लाइफ? देखिए दोनों के स्ट्रक्चर वीक लगते हैं, चाहे वो HDFC लाइफ हो या तो SBI लाइफ हो। HDFC लाइफ ने तो आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद आज के ब्रेकडाउन के बाद ये 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 610 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो इसमें तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की ही कोशिश करनी है। SBI लाइफ ने अपने 100 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, और बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। ये 10 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी गिरावट बढ़ सकती है 1300 रुपए, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है वही आपके टारगेट होंगे। तो यहाँ पर भी कभी भी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए SBI लाइफ और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यू साफ है। हर उछाल पर एग्जिट करना शुरू करें। SBI लाइफ आपके सामने करीब 6% का नुकसान दिखा रहा है। HDFC लाइफ में भी दरारें हैं, करीब 5% तक का नॉक इसने ले लिया है। छोटी इंश्योरेंस कंपनियों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर भी बिकवाली का ही दबाव देखने को मिला है। दरअसल झटका लगा है जब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बैंक इंश्योरेंस को लेकर चिंता जाहिर की है। बैंकों के जरिए जो इंश्योरेंस बेचे जाते हैं वो बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है। IRDA इस पर कुछ कैप लगाना चाहता है। ज्यादा डिटेल्स और एक्सक्लूसिव खबर दरअसल यश जैन के पास है। यश बताइए, झटका तो लगा इन स्टॉक्स में, लेकिन क्या कह रहा है IRDAI? हर्षदा, बिल्कुल झटका लगा है, और अभी फिलहाल में हमने सुना था फाइनेंस मिनिस्टर और IRDAI चेयरमैन ने दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, ये कहते हुए कि मिस सेलिंग जो हो रही है वो बैंक इंश्योरेंस यानी कि बैंक के थ्रू बेचे जाने वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में बढ़ती जा रही है, और इसे हमें गहराई से देखना पड़ेगा। पर हमें जो अपने सूत्रों से पता चला है कि ये मिस सेलिंग ही एक फैक्टर नहीं है जो रेगुलेटर को कंसर्न करता है। इसके अलावा जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस हो गया है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बैंक्स के थ्रू,
वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर हो गया है रेगुलेटर जो कि IRDAI है उसके लिए। क्यों ये कंसर्निंग फैक्टर हो गया है? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा बिजनेस बैंक्स के थ्रू आ रहा है इंश्योरेंस को और कल उठ के कोई पोटेंशियल थ्रेट आता है इन बैंक्स को, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर वो होता है तो पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स जो कि लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज है उन दोनों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। IRDAI क्या कर रहा है इस सिलसिले में? हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि रेगुलेटर ने सारे इंश्योरेंस कंपनीज को बैंक सेल्स को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इनफैक्ट एक नंबर भी IRDAI ने एक कैलकुलेशन के थ्रू रखा है कि तुम्हारे बैंक सेल्स जो है वो 50% ऑफ द टोटल बिजनेस से कम करने चाहिए। रेगुलेटर हमारे सूत्रों के अनुसार इस चीज़ को मॉनिटर करेगा अगले कुछ महीनों में। अगर टोटल बिजनेस और बैंक का बिजनेस 50% से कम नहीं होता है तो इस पे एक ग्लाइड पाथ भी दिया जा सकता है रेगुलेटर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज को कि इतने ड्यूरेशन में आप ये बैंक सेल्स को कम कीजिए। एक यही कंसर्न नहीं है, दूसरा कंसर्न ये भी है कि जो बढ़ता हुआ पेरेंट बैंक का शेयर है टोटल बैंक इंश्योरेंस के शेयर में उसे भी कम करना है। और IRDAI जो रेगुलेटर है वो इसे भी बहुत क्लोजली वॉच करेगा और इस पे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो एक कैप आ सकता है। अगर आप खाली नंबर्स की बात कीजिए समझने के लिए कि कितना बड़ा बिजनेस आता है, HDFC लाइफ का 65% बिजनेस आता है बैंक इंश्योरेंस के थ्रू, SBI लाइफ का 58% बिजनेस आता है, मैक्स लाइफ का 52%, ICICI प्रूडेंशियल का 29% और LIC का 3% बिजनेस आता है बैंक्स के थ्रू। तो इसे 50% से कम करने के डायरेक्शंस या एडवाइजरी आई है रेगुलेटर के द्वारा। इससे ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर यह है कि पेरेंट बैंक का शेयर कितना ज़्यादा है। SBI लाइफ का जो SBI बैंक से आता है 95% ऑफ द टोटल बिजनेस उसमें SBI बैंक का है। HDFC बैंक का HDFC लाइफ के लिए 80 to 85% है। मैक्स लाइफ का एक्सिस बैंक के द्वारा तकरीबन 90% है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का तकरीबन 50% है। तो 3 इंश्योरेंस कंपनीज है HDFC लाइफ, SBI लाइफ और मैक्स लाइफ, जहाँ पे बैंक इंश्योरेंस का शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है और पेरेंट बैंक का शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वो 3 कंपनी आज ट्रेड में काफ़ी नुकसान देख रही है। ICICI प्रूडेंशियल का ये शेयर काफ़ी कम है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स, इसलिए वो ग्रीन में है। बिल्कुल यश, थैंक यू सो मच। तो ये इस समय इंश्योरेंस स्टॉक्स और हर्षिता एक चीज़ मैं बताऊं, एक क्या होता है ना, बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों ये इंश्योरेंस स्टॉक्स रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी था। जिस भी सेक्टर में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा वहाँ पर मल्टीपल कभी उस तरीके के आएंगे ही नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एक और एग्जांपल है। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। IRDAI के पास 100% कुछ ना कुछ रीजंस होंगे और वो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सोच सकते, उन्हें देश के बारे में सोचना एज रेगुलेटर्स, ठीक है। तो लेकिन ये एक रीज़न है क्यों IT इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम कमांड करता है, क्योंकि एटलीस्ट वो एक सेक्टर है जहाँ एटलीस्ट अब तक तो कोई रेगुलेशन नहीं आई है, कोई भी रेगुलेशन अब तक टचवुड नहीं आई है। तो लेकिन ये क्लियरली एक इम्पैक्ट है। एक बार आशीष चतुर्मोता से व्यू ले लेते हैं, अगर उनके पोर्टफोलियो में है क्या इंश्योरेंस स्टॉक्स। आशीष, हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस स्टॉक्स और आपका क्या व्यू होगा इस स्पेस पर? जी, तो अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस स्टॉक इस समय नहीं है और जो हम पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में जहाँ पर पे हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, एक तो वो प्राइवेट बैंक्स है जिनकी हमने चर्चा पहले बहुत बार की है, और दूसरा स्पेस है कैपिटल मार्केट्स की जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पर पे हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो वो जो स्पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इंश्योरेंस, जैसे आपने कहा, बिल्कुल रेगुलेशंस की वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ है उस वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, वो मल्टीपल्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होती है। और कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहते हैं कि पेनिट्रेशन लो है, बट इस पेनिट्रेशन लो के बावजूद भी हमें उस तरह की अर्निंग ग्रोथ उस मायने में नजर नहीं आती। तो ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक वीक रहेंगे, इनमें पैसा बनेगा, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है इससे अच्छा पैसा कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स या कैपिटल मार्केट्स की जो कंपनीज हम जिन पे बात करते हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू इंश्योरेंस प्लेयर्स। तो ये फिलहाल आपके लिए वो पर्सपेक्टिव। और मुझे याद है एक समय जब सब लोग कह रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस स्टॉक होना ही चाहिए, और आजकल बहुत कम लोगों के पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा आप गियर शिफ्ट करते हैं, बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहाँ पर हमने देखा है महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के आने से
इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा, पॉलिसी कंटिन्यूटी जारी रहेगी और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जाएगा। कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बमन रुस्तम जी अरामनी हमारे साथ हैं। बमन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये सोमवार को काफी ज्यादा उत्साह था कि देखिए बीजेपी लेड महायुति की सरकार ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में आती हुई दिखाई देगी। अब वो सीएम कौन बनेगा उसका सस्पेंस जारी है और उससे पर्दा खुली जाएगा बाय द वीकेंड। लेकिन ये कितना आश्वस्त कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और ओवरऑल जिस तरह से काम महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में हो रहा था उस मामले में फॉर अ रियल एस्टेट डेवलपर लाइक यू? देखिए, पहले तो ये सरकार जो चुन के आई है एकदम जोरदार बहुमति से चुन के आई है और इसका परिणाम ये होना चाहिए इन द लॉन्ग रन कि जितने उन्होंने अच्छे काम शुरू किए थे, जितने उन्होंने जोरों शोरों से काम किए थे, उसमें आगे वो बढ़ोतरी देंगे। इस बार हम चाहते हैं कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। ओवरऑल हाउसिंग की तरफ इनका अच्छा सा एक स्ट्रेटजी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वेदर इट वाज द अटल सेतु या आप कहेंगे कोस्टल रोड, इन्होंने सिटी में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की काम किए हैं उससे सिटी को काफी बढ़ोतरी मिली है। और मैं मानता हूं कि इन द लास्ट 70 इयर्स जो जिस तरह का ग्रोथ हमने नहीं देखा था उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुई है और इसके डायरेक्ट ऑफशूट तो यही होंगे कि द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ मुंबई एमएमआर को काफी एक जोरदार शॉट इन द आर्म जिसे कहते हैं वो मिलेगा। बट बमन जी, मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 महीने को अगर आप देखें, 3 महीने क्या, इनफैक्ट ये जो डेवलपमेंट अभी हुआ है, जो इन्फ्लेशन की फिगर्स काफ़ी ऊपर आए, एक सेंस मिल रहा था बमन जी कि शायद CY24 के एंड में आपको एक रेट कट मिले, बट वो शायद डेफर हो गया थोड़ा सा। हमारा इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हाई है। अभी क्या आपको इसका जो ये प्रक्रिया, ये जो रेट कट की थी वो जो टल गई है, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे नज़र आ रहा है, स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग पे? देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग अभी तक मुंबई में जोरों शोरों से नहीं हुआ है क्योंकि लो कॉस्ट हाउसिंग की जो डेफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट ने, 45 लाख पे उन्होंने उसकी सीलिंग लगाई है। कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट इफ इट इज 45 लाख से ज्यादा हो तो उसे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं माना जाता, उसको 1% जीएसटी की एडवांटेज नहीं मिलती। तो ये मुंबई में करना काफी मुश्किल इफ नॉट नामुमकिन है। तो मुंबई में इतना आप अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं देख पाते हो, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूं अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक लोकेशनल बेसिस पे होती है। मुंबई में आपकी आमदनी या कमाई ज्यादा होती है। ओवर हियर लोगों को 90 लाख के होम्स अगर 1 बेडरूम अच्छे मिल जाएं तो दे कंसिडर अफोर्डेबल। और जो मैं पहले बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के हिसाब से प्लेसेस लाइक डोंबिवली, कल्याण या वसई विरार, जहां पे आप अफोर्डेबल होम्स दे सकते हो, जहां 50 लाख रुपए में आप अच्छा एटलीस्ट यू कैन गिव अ नाइस लार्ज 1 बेडरूम हॉल किचन, और करीबन से 65 लाख 70 लाख में आप अच्छा सा 2 बेडरूम हॉल किचन दे सकते हो। वहां पे लोगों को पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी और इस सहूलियत से या रिड्यूस टाइम ऑफ ट्रैवल की वजह से लोग वहां पे शिफ्ट होंगे और एक अच्छी सी जिंदगी बिता पाएंगे। अच्छा, एक और बताइए सर, आप अपने लिए स्पेशली महाराष्ट्र में और कौन कौन से मार्केट्स जहां पे एक्सपेंड कर रहे हैं आप, जहां पे पॉसिबली आप कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं? क्योंकि मैं आपकी जो शब्द सुन रहा हूँ उसमें आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं अगले 2 साल के लिए। नियर टर्म की बात करूँ तो कोई और मार्केट जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट ला सकते हैं, लैंड एक्विजिशन करें आप? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज तक हम मुंबई के अलावा, मुंबई एमएमआर के अलावा पुणे की मार्केट को काफी स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते रहे हैं, नासिक को ऑब्जर्व करते रहे हैं, और अभी इन द लास्ट 1 साल तो नागपुर की मार्केट भी जोरदार हो गई है। तो हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ऑन आवर प्लान्स ऐसा कोई भी एक्सपेंशन है नहीं। हम सब जगह प्रपोजल स्टडी कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि मुंबई पूना जो है वो तो इट विल बिकम लाइक सिस्टर सिटी जिसे कहते हैं। आज की तारीख में पूना और मुंबई के जितने इन बिटवीन एरियाज है वहां पे हम काफी ध्यान से प्लॉट्स देख रहे हैं। नई मुंबई की एयरपोर्ट आने से करीबन 2 लाख नए जॉब्स वहां पे डेवलप होंगे। तो वहां पे जो सेकंड होम की कॉन्सेप्ट एक जमाने में चलती थी, उसे हम फर्स्ट होम कैसे बनाए, लोगों को एक अच्छा सा जमीन पर उनकी अच्छी सी एक छोटी लैंड हो और वो लैंड में वो अच्छा सा घर में किस तरह से रह सके, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है इन टाइम टू कम इफ नॉट फार तो हम पुणे तक तो पहुंच ही जाएंगे और
अगर अगर बस इफ द गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, या आप जिसे कहते हैं नागपुर की, अगर ध्यान उनका बढ़ता है तो नागपुर ऑल्सो इज समथिंग जो हम कंसिडर करेंगे। भवन जी, देखिए खुशी तो बहुत होती है जब डेवलपमेंट होती है, तो लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा मुंबई एकदम कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, थोड़ा सा इसका रिस्क भी लग रहा है, खासतौर से जितनी ज़्यादा रीडेवलपमेंट हो रही है। अब तो कह रहे हैं कि नैरमन पॉइंट को भी शायद आगे पूरा जाके रीडेवलप करें, थोड़ा सा कंजेशन ईज आउट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि एक बैलेंसिंग फैक्टर कहाँ ढूंढा जाए, क्योंकि अब फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुंबई और दिल्ली की हवा में कोई बहुत ज़्यादा फर्क रह नहीं गया, जो एक समय में बहुत क्लियर कट डिफरेंस हुआ करता था। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुंबई इज ब्लेस्ड। मुंबई के एक तरफ वी हैव गॉट द एंटायर ओशन, जिसकी वजह से जो इनकमिंग एयर एंड आउटफ्लोइंग एयर होती है उसमें काफी सुधार होती है। समटाइम्स जियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जहाँ पे प्रेशर की वजह से हवा चलती नहीं है फॉर अ फ्यू डेज, तब जाके आप इस तरह के कंडीशंस देख पाते हो। और अगर आप सिर्फ रियल एस्टेट को आप देखें तो रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है उसकी वजह से शायद पोल्यूशन में थोड़ा सा प्रभाव आया हुआ है, एंड राइटली सो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है मुंबई में, आने वाले सालों में आप इसका एडवांटेज रीप कर पाएंगे। और रही बात ये ओवर अर्बनाइजेशन की, मैं नहीं मानता इस बात को, फॉर द सिंपल रीजन की सिटीज लाइक न्यूयॉर्क या इवन यूके में लंदन आप देखें तो ये काफी ही ज्यादा हम हमारे से काफी ज्यादा अर्बनाइज हो गई है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को रखते कीपिंग इन माइंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जिस तरह से ग्रो हुए हैं, और लोगों को नंबर ऑफ जो कमर्शियल हब्स वहां पे डेवलप हुए हैं, जहाँ पे लोगों को काफी अंतर ट्रैवल किए बिना उनके वर्क प्लेस पे जाना, उनके स्कूल्स में जाना, उनके एंटरटेनमेंट एरियाज में जाना, जिसको नोड्स कहते हैं, वो नोड्स के डेवलपमेंट होने की वजह से वो इवन दो वो ज्यादा अर्बनाइज हुए या ज्यादा उनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, आपको वहां पे ये महसूस नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि आज तक जो हुआ उसे आप एक एग्जाम्पल लेते हुए आप चल रहे हो, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है, जो अच्छी डेवलपमेंट चल रही है और कितने सारे नोड्स नए नए डेवलप हो रहे हैं, उसका आप ध्यान करो तो यू विल रियलाइज कि ये ओवर अर्बनाइजेशन नहीं है, दिस इज अ राइट अर्बनाइजेशन। क्योंकि सप्लाई अगर नहीं मीट होती तो आपको जैसे हमने देखा इन लेट 70s बहुत सारा स्लम प्रोलिफरेशन हो गया था। मेरा ये बमन जी, नहीं मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जांपल्स बिल्कुल सही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जितने भी एग्जांपल्स लिए आपने, इनमें एक चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है मुंबई से वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ये बात तो आप मानेंगे कि आज की डेट में अगर मैं किसी भी ढंग की सिटी में जाऊँ तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मुंबई में अनफॉर्चुनेटली वो एक रियलिटी है कि चाहे मेट्रो अभी नेशनल स्टेज में हो या इवन लोकल जो है उसकी एक लिमिट है, और आई थिंक BEST बसेस वगैरह उस लेवल की है नहीं, जो मतलब एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मुंबई जैसी सिटी में होना चाहिए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट को ऐड करना चाह रहा था। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मुंबई में आप देखेंगे अदर देन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट वर्क करती है, मेरा ये मानना है कि प्राइवेट एंटरप्राइज विल टेक अ बिग रोल, इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी। और जैसे उबर ओला है, इसकी सर्विस जिस दिन बहुत बढ़ जाए, गाड़ियां रास्ते पे चलती रहे उसके लिए रास्ते बने हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रास्तों पे गाड़ियां पार्क हो जाती हैं। ये पार्क जो होती है दैट इज बिकॉज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है और लोग गाड़ी लेके काम पे चले जाते हैं। लेकिन जो दिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग टैक्सी सर्विसेज अगर अच्छी हो जाए, तो वो दिन आप देखेंगे कि देयर विल बी अ रिडक्शन ऑन द लोड ऑफ द रोड्स। ये मान के भी आपको चलना पड़ेगा कि मेट्रो के आने से काफी सहूलियत मिली है। ये और बात है कि ये मेट्रो की सर्विस और बढ़ेगी। मुंबई में सारे मेट्रो लाइंस जब एक साथ शुरू हो जाएंगे तो आपको इंटरकनेक्टिविटी अक्रॉस द सिटी मिलती जाएगी। बोमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू जी। मीनवाइल मार्केट देखिए कितनी वॉलेटिलिटी है, एकदम से एक शार्प रिकवरी आई निफ्टी में, और अब हम वापस 24,000 के ऊपर। और ये मार्केट क्या शेप है, इसको क्या बोलें आप, जलेबी भी नहीं कह सकते। ये एक्चुअली बहुत टफ मार्केट है ये, मतलब आई थिंक आज के दिन तो नाइट ट्रेड करें तो बेटर है, क्योंकि वरना दोनों तरफ हाथ जलने का रिस्क है।
और ये देखिए क्या क्या लो, अभी 23,873 का लो लगा था, अभी 24,000 के ऊपर पहुंच गए थे हम, वापस 23,980। अभी तो मुझे लग रहा है 3-4 स्विंग बाकी है मार्केट में, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। लेकिन आपने टॉम एंड जेरी में देखा वो एक वर्म जाता है ऐसे ऊपर नीचे वो टॉम एंड वैसा ही जेरी बन तो रहा खैर है। हमारा सबका आई थिंक फेवरेट वो था। वैसा ही, हाँ वैसा ही कुछ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रियल एस्टेट की बात कर रहे थे तो इस स्पेस पर HSBC की एक रिपोर्ट भी आई है और इनफैक्ट स्थिति कैसी दिख रही है रियल्टी कंपनियों की वैल्यूएशन वाइज। कंचन हमारे साथ है इस पर एक डेटा और अपडेट शेयर करने के लिए भी। कंचन बताइए। जी, एक चीज़ है जो हम बचपन से सुनते आए हैं अपने पेरेंट्स से कि रोटी कपड़ा और मकान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोटी कपड़ा को इस टाइम पे साइड में रखते हैं, लेकिन मकान यानी कि रियलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करी जाए तो वेल्दी जो हमारे ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली अपनी वेल्थ का 60% जो हिस्सा है वो रियल इस्टेट में लगाते हैं, यानी कि जो नंबर आया है वो आया है 61% का। इसको अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो वो है 51% का, यानी कि 10% का हमें सीधा सीधा एक अपसाइड देखने को मिल रहा है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में, जो अपनी वेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रियल इस्टेट के अंदर लगाते हैं। साथ ही इस टाइम पे अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें, जिस टाइम पे बाजार अपने हाई पे था सितंबर मंथ में, तो वहाँ पे पी जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट होके नीचे आ गया है, वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ गया है। प्राइस एक्शन की बात करी जाए तो वहां पे भी जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो भी कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। फॉर इंस्टेंस अगर हम डीएलएफ की बात करें तो सितंबर में जो पी था वो था 80 का, जो कि अब नरम होके 56 पे आ गया है और ये इस टाइम पे अपने 52 हफ्ते के जो हाई है उससे केवल 16% दूर है। साथ ही साथ अगर गोदरेज देखा जाए तो वो सितंबर में 79 के पी पे था, जो कि अब सॉफ्ट होके आ गया है 55 के पी पे। और इसी तरीके का प्राइस एक्शन में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा अगर हम कंपैरिजन करेंगे ऑल टाइम हाई से इस टाइम पे, जिसके चलते जो ब्रोकरेज है वो काफी ज्यादा बुलिश हो गई है रियल एस्टेट सेक्टर पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं HSBC की। उनका मानना है कि जो Q2 में हमें जो एक धीमी रफ्तार देखने को मिली थी वो बेसिकली डिमांड के चलते नहीं बल्कि जो इन्वेंट्री है उसके चलते देखने को मिली थी। साथ ही साथ टारगेट को पूरा करने के लिए फिस्कल ईयर 25 में जो गाइडेंस है उसका अप्रूवल आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रोथ बनाए रखने के लिए नए लैंड खरीदना भी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। HSBC नहीं बल्कि बाकी के जो ब्रोकरेज है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश है। जैसे कि जेफरीज, इनका कहना है कि फेस्टिव डिमांड से फेस्टिव सीजन से जो डिमांड में एक हमने उछाल देखने को मिला है उसके चलते 6 महीने के हाई पे ये पहुंच गया है। साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर को लेके जेफरीज इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम क्रेडाई का डेटा देखें तो उनका कहना है कि 2047 तक अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट हमें अप्रोक्सीमेटली $4.8 ट्रिलियन से ऊपर का देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिया के जीडीपी का 18% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि अगर इस टाइम पे हम उसे कंपेयर करें तो यहाँ से जो नंबर है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ओवरऑल रियलिटी सेक्टर की बात करें उसको लेके जो ब्रोकरेज की अप्रोच है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और स्टॉक एक्शन भी कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है। फिलहाल एक रफ पिक्चर कि क्या हो रहा है इस पूरे स्पेस में, और इस स्पेस से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है सीमेंट का, उस पर आएंगे। यतन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मूव्स देखने को मिले इन रियल्टी काउंटर्स में, आशीष भैती, डीएलएफ, गोदरेज, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको लगता है कि मौका है कुछ पोजीशन लेने का? गोदरेज आज थोड़ी सी नरम है इसका शेयर, ऑफ कोर्स वो QIP के चलते। जी, आई थिंक ओवरऑल रियलिटी में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है ओवरऑल रियलिटी इस गिरते हुए मार्केट में भी हमें लग रहा है यहाँ पे तेजी की जा सकती है। स्टॉक आज 20 डेमा नीचे स्लिप जरूर हुआ था, लेकिन वहीं से एक पुल बैक देखने को मिला, तो आज का डे लो 1980 के करीब का एक एसएल लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 2050 के टारगेट्स के लिए। रियल्टी आपके स्क्रीन पे 2015 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा यतिन आए उससे पहले एक दो स्टॉक्स पे ज़रा गौर फरमा लेते हैं। भले ही बाजार सिंक हुआ हो, लेकिन अगर आप एक दो स्टॉक्स को देखें जहाँ पे मूव हैं अभी भी, ज़रा प्लीज़ एक बार PI इंडस्ट्रीज़ लिखे आइएगा स्क्रीन पे, करीब करीब 4064 पे ट्रेड करता हुआ। और ये सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद जो कोलैप्स हुआ, अब इस वक्त थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर है, बट कोलैप्स हुआ 200 डेमा के नीचे। मैं भी देख रहा था इसकी 4000 की पुट डे हाई पे ट्रेड करती हुई। और फिर लेके आइए आप बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे आएगा और ऑलमोस्ट इस वक्त 9027 पर डे लो के जोन में
थर्ड कंसेक्यूटिव डे जब ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार आपकी राय जानना चाहूँगा यहाँ पर आशीष बहती जी, ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ वायलेशन ऑफ 200 डेमा हो ही चुका है, रेंज भी ब्रीच हो ही चुकी है, अब नया टारगेट क्या 8800 की तरफ खुला हुआ है क्या बजाज ऑटो का? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है और जिस हिसाब से हमने देखा कि बाकी ऑटोज में थोड़ा सा पुल बैक देखने मिला था, इसमें वैसा कुछ भी पुल बैक नहीं देखने मिला। जब निफ्टी अपने 20 डेमा भी रीगेन किया, ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में कंटिन्यूसली रहा और फ्रेश लोज भी आज तोड़ता हुआ देखने मिला है। जैसे कि आपने बताया 8800, यस वहाँ तक तो निफ्टी ये आता हुआ देखने मिल रहा है और अगर वो टूटता है तो शायद इसमें और यहाँ से गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 8800 के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। कोई पुल बैक आए तो उसमें भी बिकवाली करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 9200 के करीब का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सेक्टर की, सीमेंट। डीलर्स के मुताबिक डिमांड के चलते कुछ उछाल सीमेंट प्राइसेस में आ सकता है। यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। पहले भी ऐसी खबरें आई हैं 2-3 बार, क्या इस बार कॉन्फिडेंस है कि प्राइस हाइक आएगा? तो देखिए, जहाँ तक कि सीमेंट कंपनी का सवाल है, जो नवंबर की स्टार्ट में प्राइस हाइक्स हुए थे और क्योंकि मॉनसून ये टाइम थोड़ा लंबा चल गया, उसके कारण जो प्राइस हाइक्स है वो सस्टेन नहीं हो पाई हैं। उम्मीद ये है कि दिसंबर में फिर से एक बार सीमेंट कंपनी जो है 5 से 25 रुपये प्रति 50 केजी बैग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नवंबर की बात करें तो क्लियरली ये जो प्राइस हाइक अनाउंस हुई थी शुरू में मंथ के, वो रोल बैक करनी पड़ी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सीमेंट के दाम लगभग 345 से 355 रुपये प्रति 50 केजी बैग आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ तक कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का सवाल है, यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अच्छी थी और कहीं ना कहीं यहाँ फिर से एक बार पिकअप होने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम बात करें तो ईस्ट और साउथ मार्केट्स काफ़ी वीक हैं। नॉर्थ मार्केट्स में स्पेशली जो मैरिज सीजन है, जो कंस्ट्रक्शन सीजन है, उसके चलते आपको प्राइस हाइक्स में फर्मनेस होती हुई दिखाई पड़ सकती है। और महाराष्ट्र इलेक्शंस और झारखंड के इलेक्शंस के बाद तो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में आपको सीमेंट की मांग फिर से एक बार बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। जहाँ तक कि रीजन वाइज नवंबर की प्राइस मूव का सवाल है, एमपी, यूपी, एनसीआर और राजस्थान, यहाँ आपको 3 से 4% ऑन एवरेज प्राइस हाइक सस्टेन होता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि अगर हम बिहार, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ 10 से 20% प्राइस गिरे हैं साल दर साल बेसिस पे। कर्नाटका, तेलंगाना में भी आपने सिमिलर ट्रेंड्स देखे हैं, जहां रियल एस्टेट में भी इतना खास पिकअप नहीं देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते जो सीमेंट डीलरशिप है उनकी साथ जो हमारी कांटेक्ट है, उससे हम कोशिश करेंगे किस तरीके के प्राइस हाइक सीमेंट कंपनीज प्लान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हफ्ते के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर का प्राइस हाइक एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बाजार में भी है और ओवरऑल क्योंकि एक अच्छे इलेक्शन सीजन और मानसून सीजन से हम बाहर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पिकअप की उम्मीद ज़रूर है। पिकअप की उम्मीद ज़रूर बनती हुई दिखाई दे रही है सीमेंट कंपनियों में और एक होपफुली प्राइस हाइक थोड़ा सा मूड सुधारेगा। मानस, कल परसों एसीसी अंबुजा की हम बात कर रहे थे, इसमें दूसरे भी बड़े सारे प्लेयर्स हैं। कोई ट्रेड जहां पर डिप्स पर शायद एक मौका ढूंढा जाए? देखिए, अगर हम सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टॉक मैं देख पा रहा हूँ उसमें अल्ट्राटेक एक ऐसा स्टॉक है जो करेक्ट हुआ है और अपने जो पिछली रैली थी उसको 50% तक करेक्ट किया है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीकली चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसलिए अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अल्ट्राटेक में होगा लॉन्ग साइड पे, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। थोड़ा इंतजार करिए, 11,175 के ऊपर निकले तो फिर खरीदारी करेंगे। उस केस में 11,900 के स्टॉप लॉस से 11,600 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एसीसी और अंबुजा में थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा आई थिंक। ओके, मीनवाइल मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के ऐसा लग रहा है ट्रेडर्स पूरा बदला निकाल रहे हैं वीकली एक्सपायरीज की एब्सेंस का, कि सारा मंथली पे ही कर लो जितनी वॉलेटिलिटी करनी है। इतनी वॉलेटिलिटी मैंने नहीं देखी मार्केट में, जो मतलब आप ये देखिए अभी 50 समथिंग था वो 20 समथिंग हुआ, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल के पास चलते हैं, टफ काम उन्हीं को देते हैं। 4 का चौका 4 ट्रेड्स निकालना उनके ज़िम्मे। शिल्पा राउत जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद बहरी जी के पास जाएंगे हम एक FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। तो शिल्पा जी, आप ही शुरुआत करिए। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा बजाज फिनसर्व पे। बजाज फिनसर्व ने एक ब्रेकडाउन दिया है 1580 के नीचे। जितना टाइम 1580 के नीचे रहेगा, इसमें मुझे लगता है 1560, 1540, 1520 ऐसे लेवल्स आ सकते हैं।
तो यहाँ पे 1560 का पुट ऑप्शन दिसंबर का रफली 32-33 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का रखिए और पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 41 का। इसके ऊपर जाता है तो 45 से लेके 48 इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे। ओके, बजाज फिनसर्व की 1560 की पुट ये आपको लेनी है और ऑलमोस्ट इस वक्त डील पे ट्रेड करता हुआ बड़ा शार्प, अगर आप देखें ब्रेकडाउन यहाँ पर है। आशीष बहती जी के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, शॉर्ट अपोलो हॉस्पिटल पे देना चाहूँगा। काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है और इंश्योरेंस स्टॉक्स के साथ साथ हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी आज पता नहीं गिरावट बढ़ते हुए देखने मिली है और हमें लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से और क्रैक हो सकता है। और अपोलो हॉस्पिटल आज 20 डेमा के ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर किया था बट वो अटेम्प्ट पूरा फेल होता हुआ देखने मिला है। तो इसमें बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6,950 6,950 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 6,700 और 6,600 तक के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। बिकवाली के कॉल्स आने लग गए हैं। बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल। प्रशांत बताइए चार्ट का चमत्कार क्या इशारा कर रहा है? तो हर्षा जी, यहाँ पे मुझे ग्लेनमार्क में एक बिकवाली का मौका नजर आ रहा है। करीबन 1500 के आसपास ऑलमोस्ट स्पॉट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ बिकवाली की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 1530 के ऊपर, अबाउ 1530, 1532-33 के आसपास। यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1430, 1430। एक लोअर बॉटम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस बॉटम करीबन 1445 था। 1430 का टारगेट मान के चले। तीनों शॉर्ट ट्रेड आ गई। चलिए, अब खैर ट्रेडिंग में शॉर्ट कॉल ली जा सकती है। आशीष चंद्रमोहता जी, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको देना है मिड कैप फंड। बताइए। तो बिल्कुल मैं तो मजबूर हूँ कि मुझे लॉन्ग आइडिया ही देना है और फोकस करना है उन कंपनीज के ऊपर जहां पर पे हमें लगता है कि आने वाले समय में अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और चाहे आज मार्केट वोलेटाइल भी हो तो भी ये कंपनियां वो कंपनी होनी चाहिए जो अगर से यहाँ से करेक्ट भी हो तो जब रिकवरी हो इनके अंदर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कैपिटल मार्केट्स की थीम में से एक स्टॉक जो हमें काफ़ी पसंद है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। इस स्पेस में हमने सीडीएसएल की चर्चा कई बार की, बीएससी की मुझे लगता है केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है। आप अगर से देखें तो सबसे पहले 20,000 करोड़ के इस मार्केट कैप की कंपनी में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्ट 30% है। जब आप इसके ऑपरेटिंग नंबर्स देखेंगे तो 3 साल की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 20% की है, बट जहां पर पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 3 साल में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 80% है। उसका कारण ये रहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली जंप हुई। एक समय जहां कंपनी 35% 40% की रेंज में मार्जिन बनाती थी, आज वही 45% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी बना रही है। हमारा ये मानना है कि जो म्यूचुअल फंड का ईयूएम है जो 50 लाख करोड़ के आसपास है, ये ईयूएम कहीं ना कहीं जाके आने वाले समय में 100 लाख करोड़ का ईयूएम होने वाला है। और अगर से केफिन का मार्केट शेयर देखें तो 34% का इक्विटी म्यूचुअल फंड में ईयूएम में केफिन मार्केट शेयर रखता है। और साथ ही साथ आज की डेट में जो 46 एएमसीज इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है उसमें से 25 एएमसीज के साथ केफिन काम कर रहा है। तो एक बहुत ही डोमिनेंट मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। अब हमारा मानना है कि ये स्टॉक जो एक तो टेलविंड सेक्टर की बहुत मजबूत है और अब अगर से आप इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी इसमें देखें तो इतनी मार्केट की वोलेटिलिटी में भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से 1100 रुपए के ऊपर स्टेबल होकर रखा है। मेरे हिसाब से 1100 को ही एक सपोर्ट जोन माने तो 1300-1325 तक की एक अपसाइड मैं समझता हूँ केफिन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक केफिन टेक्नोलॉजी, सीडीएसएल, ये दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। हमने यहाँ पे 4 प्रकार के ट्रेड्स लिए, एक एक करके आपके सामने देता हूँ स्क्रीन पे। शुरुआत की थी हमने आशीष बहती जी के ट्रेड्स, नहीं शिल्पा जी के ट्रेड से, माफ कीजिएगा। बजाज फिनसर्व की पुट ऑप्शन 1560 की पुट ऑप्शन आपको लेनी है और एक मेजर क्रैक है इस स्टॉक में और फॉर पॉसिबल अगर 41-45। फिर हम गए आशीष बहती जी के पास, उनका अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट था और आपकी स्क्रीन पे करीब 6700 से लेकर 6600 के लक्ष्य के लिए करीब 6950 का स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद हम प्रशांत सावंत जी के पास गए आज के चार्ट का चमत्कार के लिए। उन्होंने पिक किया ग्लेनमार्क फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 1430 और के फिनटेक यहाँ पे आशीष चंद्रमोहता जी ने पिक किया और ये उनकी आज की लॉन्ग कॉल, याद रखिएगा इट्स अ फंडामेंटल कॉल, ये नॉट ए शॉर्ट कॉल। खैर अभी काम करते हैं, थोड़ा सा मैं विषय को चेंज करता हूँ और इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, इससे बाहर निकल के थोड़ा सा मार्केट की प्लेसमेंट को लेकर बातचीत करते हैं। और आज सुबह एक खास चर्चा हुई मधुकेला जी के साथ अनुज, और इस आई थिंक लेवल्स पे मार्केट की प्लेसमेंट कैसी है,
उसको लेकर ये जो खास बातचीत थी, आइए उसके कुछ मुख्य अंश सुनाते हैं आपको CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। ये बातचीत का खास चंक आइए आपके लिए। कैसा लग रहा है मूड माहौल इस समय? अनुज भाई, तो बेसिकली मार्केट में एक तरीके का जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ गया था एटलीस्ट इन सेलेक्ट पॉकेट्स, और ये लास्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग्स भी म्यूटेड थी, ज़्यादा गर्मी भी हुई इस साल, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे, सरकार की तरफ से खर्चा भी नहीं हो पाया पहले 7-8 महीने में, सो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स में देखने को मिला। और थर्ड, जो बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आई थी राइट ऑफ IPOs एंड QIPs एंड सेलिंग, तो वो भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया, और फॉरेन की सेलिंग थी। एक कॉम्बिनेशन को मिला के देखिएगा अगर अनुज, जो देखने वाली बात है ना, ऐसा अपने को मेन लाइन इंडेक्स में दिखता है कि 10% की गिरावट है, पर अगर आप डीपर मार्केट में, वाइडर मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत सारे शेयर 30%, 40%, 50%, 60% तक भी घटे हुए हैं। तो काफी एक मीनिंगफुल करेक्शन जो मार्केट में एक तरीके से रिक्वायर्ड था अनुज, वो आया है। सो मैं तो बोलूंगा अगले 2 क्वार्टर की अर्निंग मुझे अच्छी लग रही है अनुज। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो खर्चा है वो रिज्यूम हो चुका है ऑलरेडी, अभी तक के तो हम सिर्फ 30% ऑफ फिस्कल डेफिसिट ही खर्च कर पाए थे, वो एक चालू हो चुका है। दूसरा, मेरी नज़र में ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, स्पेसिफिकली जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो नए आए हैं अनुज, अगर आप उनका देखिएगा व्यूज ऑन इंडिया, राइट, ही इज वेरी वोकल एंड ही हैज वेरी फ्रेंडली व्यूज ऑन इंडिया। तो अभी अगर हम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रह रहे हैं अनुज, और उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर ट्रम्प अभी आने के पहले ही वो बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ हम कनाडा में लगाएंगे, 25% हम मैक्सिको में लगाएंगे, और उसमें अगर इंडिया एक फ्रेंडली तरीके से उभर के आता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए आगे जाके हो सकती है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक होगी, बाजार में करेक्शन हो चुका है, ये जियोपॉलिटिकली इंडिया वेल प्लेस्ड है। और अनुज, मैं आपका वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले, आपने तो हमारे से पहले ही कॉल दे दिया लास्ट वीक कि मार्केट का हो सकता है बॉटम हो चुका है, और मैं उससे आपसे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि एक बार जो वर्ष देखना था अपन ने देख लिया है, और यहाँ से कंस्ट्रक्टिव तरीके से बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज बहुत है अनुज। नहीं मधु भाई, आपने खैर आपसे सीखा है, तो ऑब्वियसली अब आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है सुन के। यहाँ पर अब क्या बाय करें? क्या FMCG बाय करें, क्या बैंक्स बाय करें, क्या वो जो स्टॉक्स पिछले अर्निंग सीजन में जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया, क्या वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करें? डिफेंस वापस चलने लगा है, इस समय बड़ी थीम्स क्या होंगी मार्केट में? अनुज मेरे भाई, देखो, बड़ी जो अपनी थीम है वो अपन बात कर चुके हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज। लॉन्गर टर्म जो थीम है वो अपने लिकर की अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी, दैट सेक्टर इज ऑल्सो नाउ डूइंग वेल। पर मैं CDMO सेक्टर के ऊपर बहुत बुलिश हूँ अनुज। मैंने कुछ डेटा निकाला था, आपको डेटा बताता हूँ। ये $200 बिलियन का धंधा है, और उसमें से इंडिया का सिर्फ $7 बिलियन का शेयर है, और ये 200 बिलियन का अगले 5 साल में 300 बिलियन होने का चांस है। अगर मैं बोल रहा हूँ चाइना का शेयर इसमें 25 बिलियन था 200 बिलियन में, तो मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंटल थोड़ी इंडिया की ग्रोथ भी शिफ्ट हुई ना, तो हमारा ये 7 बिलियन का 20 बिलियन का धंधा हो सकता है अगले 5-6 साल के अंदर। तो एक सेक्टर है जो 200-300% ग्रो कर सकता है। मधु जी, आपने पासिंग में कहा कि लिकर स्टॉक पर आप काफी बुलिश हैं। मुझे एज अ थीम आप इतना पॉजिटिव क्यों हैं? इस पर अगर एक थोड़ी सी बात हो जाए तो। लिकर इंडस्ट्री इंडिया में अपने 140 करोड़ लोग हैं, तो एक तो पक्का है कि इसमें पोटेंशियल भयंकर है। आप दुख में भी पियोगे, सुख में भी पियोगे, तो लिकर इज ड्रिंकिंग इज अ वे ऑफ लाइफ नाउ, वी कांट हेल्प इट, राइट। अब हमने बहुत काम किया अनुज इसके ऊपर, तो हमने चाइना की इंडस्ट्री को एनालाइज किया, तो वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी है मोटाई, वो $15 बिलियन का प्रॉफिट है अनुज। पर आई रिपीट, $15 बिलियन का प्रॉफिट एक कंपनी का है। पूरे इंडिया लिकर इंडस्ट्री का लिस्टेड इक्विटी का पूरा प्रॉफिट सिर्फ $500 मिलियन है। हमारी पॉपुलेशन अभी चाइना से इक्वल हो गई है, यंगर पॉपुलेशन चाइना से बेटर है,
तो लॉजिकली हमारा कंजम्पशन और इंडस्ट्री का प्रॉस्पेक्ट चाइना से ज्यादा बेटर होना चाहिए। तो शायद इससे बेहतर मौका आपको बाजार नहीं देगा जहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ये मधु केला की बातचीत का बड़ा सार निकला है। चलिए अब मार्केट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं 23,932 पर, तो दबाव कायम है। 350 पॉइंट तक की गिरावट यहां पर। निफ्टी बैंक भी 51,920 के लेवल्स पर इस समय आपको दिखाई देगा। ये भी लगभग 370 पॉइंट नीचे है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स रेडार पर होने चाहिए, टू व्हीलर और साथ ही साथ 4 व्हीलर 3 व्हीलर कंपनियां, क्योंकि ईवी सब्सिडी पाने के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का पालन करें, ये सरकार कह रही है। इनफैक्ट लोकलाइजेशन के नियम और सख्त होने वाले हैं। इस पर दरअसल सरकार की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन आ सकता है। ज़्यादा डिटेल्स, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास है। रोहन बताइए क्या खबर है? जी, एक पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रिंजेंट फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम तैयार किया है सरकार ने, जिसे अगले 1-2 हफ्ते के अंदर नोटिफाई कर देगी सरकार। इसमें ईवी कंपनियों को कहीं ज़्यादा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा पहले के मुकाबले। अगर उन्हें किसी भी तरह की सब्सिडी पानी है, चाहे वो PM E-ड्राइव के तहत पानी हो या PLI स्कीम के तहत पानी हो, उन्हें इस नए नियम का पालन करना पड़ेगा। अभी 18 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से कंपोनेंट्स कंपनियां ला सकती हैं बाहर से, लेकिन सरकार का मानना है इनमें से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत में अब कैपेबिलिटी बन चुकी है और इस 18 की संख्या को कम करके 12 या 10 किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, खासतौर पर जो बैटरी मॉड्यूल्स हैं, कंपनियों को असेंबल करने की इजाज़त होगी। वो सेल बना सकती है, लेकिन उन्हें असेंबल भारत में ही करना पड़ेगा। 6 महीने का समय दिया जाएगा कंपनियों को उसका पालन करने के लिए, लेकिन अगर वो 6 महीने में अगर एविडेंस नहीं देती है कि उन्होंने लोकलाइजेशन बढ़ाया है, तो उनकी सब्सिडी रुक सकती है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकता है। सरकार का मानना है कि इससे ज़रूर जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है पार्ट्स की, कंपोनेंट्स की, वो बढ़ेगी। हालांकि ईवी कंपनियों के जो कंप्लायंस है वो थोड़ा बढ़ जरूर जाएगा। क्लियरली थोड़ी सी सख्ती बरती जा सकती है। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। क्या इसका बड़ा इम्पैक्ट आशीष चतुर्मोता आपको लग रहा है आएगा इन ईवी मैन्युफैक्चरर्स पर गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि देखिए कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट भारत में ही बने और भारत में ही इस्तेमाल हो। आशीष आप म्यूट पर हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से ईवी का जो स्पेस है वहां पर पे इंटरेस्ट काफी बेहतरीन बढ़ेगा। और जिस तरह से सोर्सिंग आप देख रहे हैं, केमिकल्स में कई कंपनीज हैं जो बात कर रही है कि हम ईवी इकोसिस्टम से रिलेटेड केमिकल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कई ऐसी जो PCBs की हम बात कर रहे हैं, या हम जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर में सोर्सिंग की बात कर रहे हैं। ये जैसे ही होना शुरू होगा, आप देखेंगे कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम होगी। और जैसे ही कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल ओनरशिप जिसको हम कहते हैं ईवी की, वो कम होगी, जिसकी वजह से हमें लगता है अडेप्टेबिलिटी या इनको जो एफोर्डेबिलिटी है वो काफी बढ़ेगी। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ईवी एक ऐसा थीम है जो लंबे समय तक चलने वाला है। बीच बीच में हो सकता है हिकअप समय आते हुए देखने को मिले। इसलिए आप देखिए महिंद्रा पूरे ऑटो स्पेस के अंदर में, 4 व्हीलर के अंदर में सबसे बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि वहां पर पे ईवी के अंदर काफी बेहतरीन काम किया हुआ है। इसी स्पेस में आप देखिए 2 व्हीलर स्पेस में TVS मोटर्स जो है उसने काफी काम किया था। iQube या जो उनकी गाड़ियां थी वो इलेक्ट्रिक पे काफी फोकस किया, तो उसने लीडरशिप पिछले 2-3 सालों में काफी जबरदस्त बनाई। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि डिप्स पे ये जो ईवी का पूरा स्पेस है या कंपनीज है उनके अंदर में फोकस करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर वेल्थ बनने के काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। तो शायद OEM प्लेयर्स और ऑटो एंसिलरीज उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद कोटक महिंद्रा AMC के हर्षा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आप सभी का फिर से स्वागत है। वॉलेटिलिटी चरम पर है और अब हम 24,000 के आंकड़े से 20 डेमा से लगभग अब 20 डेमा से करीब 150 अंक नीचे हैं। 24,000 के पुट राइटर से 100 अंक नीचे हैं और बैंक निफ्टी भी इस वक्त ऑलमोस्ट अपने 50 डेमा तक रिट्रेस हो चुका है। कंप्लीट टेक्निकल ब्रेकडाउन है। चलिए अब काम करते हैं टेक्निकल पिक्चर से हट के थोड़ा सा फंडामेंटल पिक्चर बात करते हैं। हमारे साथ हर्षा उपाध्याय CIO इक्विटी कोटक AMC के जुड़ चुके हैं। हर्षा जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा
ये जो मीडियम और शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट है मार्केट की, उस पर पहले आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हम एक सेल जोन में थे, एफआईएस की स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। ये जो पिछले 5-7 दिन में स्पेशली महाराष्ट्र के वर्डिक्ट के बाद जो पुलबैक आया, आप इसको सिर्फ एक मात्र शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग, इस रिजल्ट का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था? मोर और लेस प्लेसमेंट अभी भी वीक है? आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर, थोड़ा मीडियम और थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? वीरेंद्र जी, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद लार्ज कैप जो सेगमेंट है वहाँ पे काफी कुछ अच्छा सा करेक्शन हुआ है बोल सकते हैं, और वैल्यूएशंस जो थोड़ा बहुत महंगे थे वो भी करेक्ट हो चुके हैं। वहाँ पे अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन आपका अगर है तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क अभी बचा नहीं है, ये बोल सकते हैं। लेकिन वही चीज हम मिड एंड स्मॉल कैप में बोलना अभी भी सोच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक तो करेक्शन जो हुआ है वो लार्ज कैप से थोड़ा कम ही हुआ है, और अगर आप दूसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो लार्ज कैप्स करीब करीब 4% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट्स पे। लेकिन काफी सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के रिजल्ट्स नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दिया। तो ओवरऑल अभी भी हमें यही लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में और थोड़ा बहुत जगह है वैल्यूएशन करेक्शन होने की, लेकिन लार्ज कैप में मेरे ख्याल से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक तरफ से मोर और लेस वो जो वैल्यूएशन रिस्क था वो निकल चुका है। हो सकता है और थोड़े समय के लिए मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल के हिसाब से शायद इतना पेन लार्ज कैप सेगमेंट में नहीं रहेगा। ओके, मतलब आपका ये स्टेटमेंट इटसेल्फ की वैल्यूएशन रिस्क नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है अपने आप में। हर्षा जी, क्या फेयरली वैल्यूड है? और फेयरली वैल्यूड प्लस अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट जब Q3 में आएगा या फिर Q4 में, सबसे पहले कहाँ लगेगा आपको कि वो आ सकता है, और उस आधार पे जो प्रिफर्ड स्पेस हैं अभी इन लेवल्स पे वो क्या है आपके मुताबिक? देखिए, अर्निंग्स में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस Q3 में भी शायद ना हो, लेकिन जरूर आपके आईटी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एक तरफ से वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी है, और ग्रोथ जो है वो रीजनेबल लेवल पे ग्रोथ रहेगा, तो वहाँ पे ज्यादा रिस्क आज के दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। और 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे शायद वैल्यूएशंस 1 महीने पहले या 2 महीने पहले काफी महंगे हो चुके थे, वो करेक्शंस के बाद इतने महंगे नहीं दिखते हैं अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म देखते हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स का सेक्टर हो गया या ऑटो एंसिलरी हो गया, वहाँ पे काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और अभी भी मीडियम टर्म ग्रोथ पे कोई चिंता नहीं है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये दोनों बकेट से आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये हो सकता है कि शायद यूनिफॉर्म जो मूव्स थे सेक्टर्स का वो शायद अभी इतने जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा, आपको अभी भी बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक एवेल्यूएशन करके लेना पड़ेगा। लेकिन जरूर काफी सारे जो पहले ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे वैल्यूएशन महंगे हो चुके थे, इसलिए वो एक तरफ से अवॉइडेबल सेक्टर कहलाते थे, वहां पे भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और हमें लगता है कि वहां पे भी थोड़ा बहुत नजर होना चाहिए। ओके, अच्छा हर्षा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोटक ने एक अपना ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड लॉन्च किया है। यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं? मतलब यहाँ पे आपको प्राइस मतलब वैल्यूएशंस प्लस क्या चीज़ है जो इस पे इसको ड्राइव करेगी? इस फंड के लॉन्च करने का औचित्य कारण क्या था सर? देखिए, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो 3 बड़े पिलर्स बोल सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन और आपके जो कैपिटल गुड्स ये रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर ये तीनों क्षेत्र अगर आगे बढ़ना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल एक क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है। इसके बिना ना कंजम्पशन का ग्रोथ आपको इंडिया में दिखेगा, ना इंफ्रा में ग्रोथ दिखेगा। तो हमें लगता है कि जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी देखते हैं तो उस हिसाब से ऑटो, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स ये सब सेक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। और आपका दूसरा सवाल था कि इस समय क्यों इस सेगमेंट में आपने थीमेटिक फंड लेके आए हैं। तो एक्चुअली हमारा इस सेक्टर पे और इस थीम पे
कई सारे क्वार्टर से काम चल रहा था और हम वैल्यूएशन करेक्शंस की उम्मीद कर रहे थे, जो हो गया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जबकि ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो है 5 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन से भी नीचे आ चुका है, हो सकता है और थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वैल्यूएशन टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जो वैल्यूएशन रिस्क पहले का था वो नहीं रहा है और एक अच्छा मौका है निवेश करने के लिए। तो इसीलिए इस थीम को इस टाइम पे हम लेके आए। जिस तरह का एक्शन हमने लार्जली आज इंश्योरेंस कंपनियों में देखा है, ये जो बैंक अश्योरेंस पर कैप लगाने की बात IRDAI कर रहा है, हर्षा इसके इम्प्लीकेशंस आप जैसे फंड्स पर क्या रहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर फंड्स जो BFSI हैवी है उन सब में इंश्योरेंस कंपनियां हैं। क्या एक मेजर सेटबैक रह सकता है कि आपका HDFC लाइफ HDFC के जरिए अब 50% से ज़्यादा अपने इंश्योरेंस नहीं बेच पाएगा और यही शायद ICICI पर अप्लाई करेगा? ये कितना बड़ा सेटबैक रह सकता है और क्या एक्शन लेंगे आप लोग? हर्षदा, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो पोजीशनिंग है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में काफी कम पोजीशंस हैं, बिल्कुल अंडरवेट एक्सपोजर है, क्योंकि अभी नहीं पहले कुछ महीनों से यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन काफी कुछ हो रहा है और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पहले भी देखने मिला था और आगे भी हो सकता है। तो एक चिंता तो थी, तो उस हिसाब से हमने प्राइवेट बैंक्स या PSU बैंक्स में निवेश करना बेहतर समझा, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क बना रहता है। दूसरी बात यह है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बैंक चैनल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग चैनल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ग्रोथ अगर आपको करना है तो अगर वहाँ पे कोई रेगुलेटरी लिमिट आता है, कैप आता है, तो डेफिनेटली वो एक तरफ से नेगेटिव डेवलपमेंट माना जाएगा और जरूर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा बिजनेसों पे। तो हमें लगता है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता है, एटलीस्ट वहां तक इस सेगमेंट से दूर रहना चाहिए। की जगह वजह आपके लिए साफ है, जो IRDAI एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। ये रीसेंट लिस्टिंग्स में न्यू एज कंपनी ऑफ कोर्स स्विगी, जोमेटो एंड द लाइक्स में, क्योंकि ये अब एक इकोसिस्टम ऑफ कोर्स मार्केट में भी अवेलेबल है निवेश करने लायक। और दूसरा QSR कंपनियां, रीसेंट पास्ट में हमने देखा है थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया था। आप लोग एक्सपोजर रख रहे हैं इनमें? QSR कंपनी से ज्यादा क्विक कॉमर्स कंपनीज जो हैं वहाँ पे हमारा ज्यादा एक्सपोजर्स है और हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है इस सेक्टर में वो काफी लंबा रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि आज के दिन में भी क्विक कॉमर्स में एक पोजीशन बना के रखनी चाहिए। वैल्यूएशन जरूर महंगे लगते हैं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के सामने इनको कंपेयर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और आज के दिन में भी दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर एक निवेश बना के रखना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। विद इन रेट सेंसिटिव्स, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे बैंक्स हो, NBFCs हो, अभी कंफर्टेबली किस पे मतलब सवार होना चाहिए, किस पे ज़्यादा कन्विक्शन रखना चाहिए रेट सेंसिटिव्स के चंक पे? देखिए, अभी आगे जाके कोई ऐसा बड़ा इंटरेस्ट रेट मूव दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट्स भी होते हैं तो हमें लगता है कि इस बार एक शैलो साइकिल ही रहेगा, बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में इंटरेस्ट रेट के जरिए कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। वो भी अगर आप यहाँ से 12-15 महीने की हॉराइजन रखते हैं, तो उसके अलावा काफी कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इन सेक्टर्स में, और वो शायद वो सब फैक्टर्स ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे, बल्कि इंटरेस्ट रेट का क्या ट्रेजेक्टरी रहेगा और कितना कट होगा, ये सब शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे।
फाइनल वर्ड आईटी कंपनी अब, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला था और उम्मीद यही थी कि अमेरिका में अगर इकॉनमी में सुधार आता हुआ दिखाई देगा और रेट कट का फ़ायदा मिलेगा तो शायद इन स्टॉक्स के लिए ज़्यादा बेहतर टाइम्स आएंगे। लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, ये क्या इंटरिम थोड़ी सी नरमी है या फिर आपकी अप्रोच क्या रहेगी टेक्नोलॉजी में? कितना एक्सपोजर इस समय है, बढ़ाने का विचार है, क्या करने का प्लान है? हर्षदा जी, अगर आप हमारे पोजीशंस देखेंगे तो बहुत सारे फंड्स में एक ओवरवेट पोजीशन बोला जा सकता है आईटी सर्विसेज को। हमें लगता है कि एक तो आपको साइक्लिकल रिकवरी जो आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आने का उम्मीद है वो अभी भी बरकरार है, तो हमें लगता है कि यहाँ से आगे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट बिजनेस मोमेंटम में दिखाई देगा। अगर आप नए यूएस सरकार की बात करें तो उनका मैनिफेस्टो में यही बात कही गई थी कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम करेंगे। अगर सही में वो कॉर्पोरेट टैक्स काट देते हैं तो डेफिनेटली जो आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड रहेगा वो बहुत कुछ बढ़ सकता है, और इस मामले में अब जो बेनिफिट्स रहेंगे वो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक साइक्लिकल रिकवरी दिखाई दे रहा है आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में, और मीडियम टर्म में शायद यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से और बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे एक सेफ सेक्टर भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में कोई लेवरेज नहीं है, तो यूजुअली मार्केट वोलेटिलिटी में इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है, और आगे जाके भी अपसाइड में भी ठीक ठाक अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी सेक्टर पे अपने एनओफे पे आपने बात करी खुल के, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक बार निफ्टी के लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। इट्स 23903। अगर आप डे हाई से कंपेयर करें तो 350 450 अंक नीचे, 450 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं आप। सिवियर प्राइस डैमेज। और अगर आप इंट्राडे लो को देख लें, अच्छा इंट्राडे लो को देखूं तो मैं आज का इंट्राडे लो था करीब 873, तो करीब 450 अंकों का डिप है। अब मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ऐसे बाजार में ट्रेड कैरी करना कल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। प्रकाश सर, आप किस करवट बैठेंगे, बुल या बेयर? क्या शॉर्ट या लॉन्ग, क्या कैरी करेंगे? आई थिंक मैं शॉर्ट करूंगा, एग्रेसिव शॉर्ट है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। जो अपू था करीब 4-5 दिन का, वो एग्जॉस्ट हो गया, टर्न हो गया डाउन अगेन। ट्रेड कर रहा है 941, स्टॉक होगा 960, करीब 19 रुपए का। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें शायद 920 तक के, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए टाटा कंज्यूमर। शॉर्ट ऑन टाटा कंज्यूमर। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, यहाँ पे आई गो विथ माई यहाँ पे बजाज फिनसर्व का शॉर्ट कॉल ओनली। मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउनसाइड है और यू नो नॉट गिविंग टू मेनी ट्रेड्स फ्रॉम मार्केट, बहुत वॉलेटाइल है। बजाज फिनसर्व के साथ ही आप रहेंगी। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो अच्छा जी, मेरा आईटी पे जो कल से नजरिया था उसको कायम रखते हुए मैं विप्रो पे सेल देना चाहूंगा। करीबन 570 570 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 584 584, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 550 550 का। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, रिपीट ही करना चाहूंगा ABFRL जो हमने सुबह डिस्कस किया था। इतने गिरते हुए मार्केट में 312 पे डिस्कस किया था और अभी भी 316 पे ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली। मार्केट में वोलेटिलिटी थी बट इसमें कहीं भी हमने देखा इंट्राडे में भी कोई डिप नहीं आई है। तो यहाँ पे सेलिंग नहीं है, बाइंग कंटिन्यूसली इंटैक्ट है, तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस है फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस है वो 310 का रखना है, 321 का पहला टारगेट और 326 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। मानस, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? अनुज जी, देखिए 10 बजे के शो में मैंने BHEL में एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। मेरे ख्याल से BHEL काफी स्ट्रांग लग रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रेड लेके जाया जा सकता है, दिसंबर मंथ का फ्यूचर लेके लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं। 254 के आसपास ये फ्यूचर ट्रेड हो रहा है दिसंबर मंथ का BHEL का, तो 249 का स्टॉप लॉस लगाइए, 265 265 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, BHEL स्ट्रॉन्ग आपकी स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए, बातें हैं रणनीति इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। आपकी स्क्रीन पे दोनों इंडस्ट्रीज लेके आएंगे। सिवियर डैमेज अनुज, करीब 450 हम एक वक्त नीचे थे, बट बात वो नहीं है, बात ये है कि अब कल से नई सीरीज का कमेंसमेंट है और इस प्रकार का छलावा जो आज हुआ है
आज आपने 20 डे में सरेंडर कर रहे हैं इस प्राइस पे हम। क्या व्यू रहेगा कल के लिए, फ्राइडे सीरीज का पहला दिन और आज के कोलैप्स के बाद? जो आपने शब्द यूज़ किया ना छलावा, मैं उससे बहुत सहमत हूँ वीरू। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए, प्राइस इज़ एवरीथिंग। क्लोज बहुत ख़राब है ये क्लोज बहुत ख़राब है, ना सिर्फ 20 डे में बल्कि 24,000 के भी कंफर्टेबली नीचे बंद हुए हैं अब हम निफ्टी पर। तो एक बार के लिए तो मैं यही व्यू लूँगा कि अपने इंडेक्स पर से लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकले और उसके बाद नई सीरीज़ में फ्रेश व्यू लेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके की क्लोज है ना, इसमें एक रिस्क ये भी हो रहा है कि गैप डाउन भी हो सकता है कल। तो इसके लिए अब मार्केट में एक रिस्क बन रहा है कि वो जो रैली आई वो वाकई में काउंटर ट्रेंड रैली थी, ये एक रिस्क बनेगा, ये रिस्क हमेशा था, अब वापस बनेगा। अगले 2-3 दिन देख लेते हैं नई सीरीज़ के, उसके बाद व्यू लेंगे। हाँ, एक चीज़ है, ब्रॉडर मार्केट अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग थी और अभी साइडलाइन पर बैठे हैं कुछ टाइम इंडेक्स पर। अगर कोई व्यू लेना भी है तो भले ही बैंक निफ्टी पर लें, वो रिलेटिवली स्ट्रांग था, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड्स लें, वो फिर भी ठीक ठाक थे। लेकिन निफ्टी ने तो क्लियरली आज जो क्लोज दिखाई है वो बहुत डैमेजिंग क्लोज है वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। ओके अनुज, बैंक निफ्टी को कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट या नहीं? हाँ, वही बैंक निफ्टी को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट है, क्योंकि अब 51,800 के ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन वो फिर वहाँ की लक्ष्मण रेखा 51,800 ही होगी। जी, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय, अप्रोच कल के लिए फ्राइडे और मेरे ख्याल से इस महीने का आखिरी दिन और नई सीरीज़ का, दिसंबर सीरीज़ का पहला दिन। अमूमन वो सीरीज़ जिसमें कहते हैं कि एफआईज नदारद होते हैं, वो सीरीज़ जिसमें कहते हैं कि छुट्टियां बहुत होती हैं, बट वो सीरीज़ का कमेंसमेंट होने से पहले आज का एक रिवर्सल। अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टैट्स रखते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के। जो ब्रेथ थी उसको रखेंगे, ब्रेथ खराबी थी, नो डाउट अबाउट इट। और मेरे ख्याल से जो आज स्टैट्स हैं उसमें क्लियरली विजिबल है कि जो एफआईज हैं वो जो करीब 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके बैठे थे, उन्होंने उस पर फर्दर कैपिटलाइज किया। आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स हैं, 0 लॉन्ग। मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा यहाँ पे। शॉर्ट कवरिंग करीब 44 में। अब जैसे आप देखिए इंस्टेंस BHL का, BHL में क्या थी? शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट 0, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 135 में। हटाइए इस आंकड़े को, मेरे ख्याल से इसका बहुत रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस कॉम्बिनेशंस होते हैं दो सीरीज़ के, तो उसको छोड़ते हैं। बट क्या आज सबसे पैनिक करके या फिर चार्टी के लिए बहुत ख़राब स्थिति में जा रहा है? SBI लाइफ, मैक्स और साथ ही साथ HDFC लाइफ। इन्फोसिस कोलैप्स हुआ आज और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि ये भी डीलों पे क्लोज हो रहा है। लेकिन जब कल 29 नवंबर से नई सीरीज़ का कमेंसमेंट होगा तो आपको वायदा बाजार जो है वो काफ़ी गुले गुलजार नज़र आएगा। कौन कौन से नए खिलाड़ी वहाँ पे होंगे कल, आइए इसका एक जायज़ा लेते हैं। यतिन, वो वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई थी, उसका जो जोश थोड़ा सा कम हुआ था ना, वो ये 45 पूरा कर देंगे क्या? ये एक टफ क्वेश्चन है, बट हाँ, मतलब लोग तो यही बोल रहे थे कि 45 जो नए स्टॉक्स आ रहे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने खिलाड़ी करके लिखा है, तो ये खिलाड़ी कितना खेलो इंडिया खेलो करेंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो एक्सचेंज का सर्कुलर है लॉट साइज़ को लेके, उसकी डिटेल्स को लेके, ये अभी भी बाकी है। और जो एक्सक्लूजन होने वाले स्टॉक्स हैं, इनकी भी लिस्ट होपफुली इस एक्सपायरी के बाद आपको एक्सचेंज सर्कुलर के माध्यम से पता चलेगी। लेकिन अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें, जो स्टॉक्स मार्केट के फेवरेट हैं, जहां अच्छा टर्नओवर कैश मार्केट में भी होता है, उसमें अगर आप देखें तो जोमैटो, डीमार्ट, जियो फाइनेंशियल और BSE जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। और ये 4 स्टॉक्स जो हैं आपको फ्रंट फुट पे खेलते हुए नज़र पड़ सकते हैं। ऑलरेडी 178 स्टॉक्स हैं और ये 45 की लिस्ट जो है आती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PSUs में से LIC ऑफ इंडिया, हुडको, SJVN, इंडियन बैंक, ये स्टॉक्स भी आपको FNO में शामिल होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो नोटेबल नेम्स हैं, जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, जहां अच्छा टर्नओवर होता है, अच्छा आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी दिखाई पड़ती है, उसमें आपको पेटीएम दिखाई पड़ेगा, पॉलिसी बाजार दिखाई पड़ेगा, येस बैंक और एंजल वन जैसे स्टॉक्स भी आपको ये 45 की लिस्ट में से आते हुए नजर पड़ेंगे। अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स FNO में शामिल होंगे। APL अपोलो, अदानी टोटल गैस, बैंक ऑफ इंडिया, CDSL, CESC, CG पावर, साइंट जैसे काउंटर्स आपको आते हुए नजर पड़ेंगे। इसके अलावा HFCL, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, IRFC, JSW एनर्जी, KEI, KPIT टेक्नोलॉजीज भी आपको FNO की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। रियल एस्टेट में से लोधा, इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, NHPC, नायका, ऑयल इंडिया, पूनावाला, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, वरुण बेवरेजेस, ये भी एक स्टॉक है जिसने अभी रिसेंटली QIP कंक्लूड किया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं
45 के 45 आपको एफएनओ की लिस्ट में शामिल होते हुए नजर पड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो सर्कुलर है उससे आपको लॉट साइज पता चलेगी, और अगर कोई एक्सक्लूजन एक्सचेंज करना चाहता है तो वो एक्सक्लूजन कैंडिडेट भी शायद सर्कुलर में आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। और जोमेटो खैर सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा, वो निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वही है। सेंसेक्स में तो हो ही रहा है इंक्लूड। डीलिंग रूम चेक हितेन, वहाँ क्या पिक किया? तो दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, दोनों ही पीएसयूज हैं। आरईसी यहाँ डीलर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं, रिलेटिवली स्ट्रांग है काउंटर, 535-540 के लक्ष्य आने चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा जो है डीलर्स का मानना है। इसके अलावा कॉनकॉर, ये एक स्टॉक है जो दिसंबर सीरीज में पोजिशनली डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 850-870 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही आरईसी और कॉनकॉर आज डीलर्स के बाय लिस्ट पे हैं। ओके, तो ये इस समय डीलिंग बाय लिस्ट पर। अच्छा गाबा सर, वो जो पूरी लिस्ट थी 45 न्यू स्टॉक्स की, उसमें आपके दिमाग में कोई स्टॉक है क्या? एक्चुअली मैंने देखा नहीं है स्टॉक, मैं बोला एक बार होने दो बाद में देखूंगा, मिला नहीं। ओवर द वीकेंड पर मैं शायद देख लूं। मानस, आपने देखी क्या लिस्ट नए स्टॉक्स की? जी जी बिल्कुल देखिए, और ज्यादा एक्साइटेड है जहां पर ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो उसमें से कुछ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई जोमेटो और पेटीएम, ये जो स्टॉक है शायद इसमें एक्टिविटीज ज्यादा होगी तो अपॉर्चुनिटी काफी मिलेगी ऑप्शन ट्रेड करने में भी। ओके, ये लिस्ट है आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश सर भी देख लेंगे शाम को। और कुछ रीजनेबल स्टॉक्स हैं उसमें, हालांकि याद रखिएगा वॉलेटिलिटी बहुत है। फॉर इंस्टेंस बीएससी, एक दिन में मैं सोच रहा हूँ जब स्टॉक इतना चलता है तो कॉल कैसे चलेंगी इसकी। हालांकि कॉल्स में, इनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी आने में थोड़ा वक्त लगेगा अभी। कल से ही अपना करियर स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स का। और चलिए अब छोड़ता हूँ, उससे बाहर निकलता हूँ इस इशू से। और क्लोजिंग थोड़ी 24,000 के नज़दीक आने की शायद संभावना बनती हुई, लेकिन मेरे ख्याल से प्राइस 23,900 के आसपास आएगा। आज जाते जाते जिन स्टॉक्स में कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रांगली बना हुआ है, मतलब हायर साइड के लिए, उसमें सबसे ऊपर याद रखिएगा एक्साइड एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के साथ, BHEL 200 EMA के ऊपर, GNFC आज इस बास्केट में डे हाई पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे कोई रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं था। और L&T फाइनेंस करीब 2.25% ऊपर, EBFRL को देखिए करीब 2% ऊपर, और इंडिको आज का स्टार परफॉर्मर करीब 4355 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री पे ट्रेड करता हुआ। अनुज बिल्कुल। और खैर मार्केट की क्लोज काफ़ी ख़राब 23,940 पर, हालांकि मिड कैप अभी भी ग्रीन में बंद हो रहा है, 58 पॉइंट ऊपर ग्रीन में इस समय बंद होता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पर फिर भी एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस थी, उसमें कुछ PSU बैंक्स थे, पंजाब नेशनल बैंक फॉर एग्जांपल, यहाँ अच्छा मूव आया। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा एकदम डे हाई पर बंद हो रहा है। तो PSU बैंकों में फिर भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था। PNB देखिए डे हाई पर बंद, BOB एकदम डे हाई पर बंद हुआ। लेकिन आज दिक्कत थी IT, निफ्टी IT में बहुत शार्प करेक्शन आई और ये इंडेक्स इस समय टॉप लूज़र रहा, 1000 पॉइंट नीचे। चलिए मार्केट का पंचनामा की भी तैयारी करनी है और श्रेया जुड़ गई है हमारे साथ। श्रेया, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सवाल बहुत आ रहे हैं, लेकिन जिस कदर मार्केट ने जज्बात बदले हैं आज, वैसे ही कुछ सवाल है। मानस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी और सवाल पूछ रहे हैं कि PSU बैंक्स बाजार गिरा हुआ है, लेकिन PSU बैंक्स पर बात होती है पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर नहीं, क्या लेना चाहिए, मार्गदर्शन करें। नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो खैर नॉन एफ स्टॉक में बहुत ज़्यादा कमेंट में करूँगा नहीं, लेकिन PSU बैंक्स में श्रेया बिल्कुल आज की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और आई थिंक आप अपने आप को फोकस करें, इसको हटा दीजिए, जो बड़े PSU बैंक्स हैं उनके ऊपर, चाहे SBI हो, चाहे BOB हो, चाहे PNB हो या कैनरा बैंक हो बेसिकली। तो ये जो 3-4 बड़े PSU बैंक्स हैं, मेरे ख्याल से मानस जी को उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो एक आपको यहाँ से शायद अच्छा व्यू देंगे श्रेया। बिल्कुल सर। एक और सवाल है कि जिस कदर बाजार ने आज जज्बात बदले हैं, शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी लेकिन जाते जाते हम खराब क्लोज कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था तो नहीं, लेकिन क्या हो गया बाजार? एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था श्रेया, ऑब्वियसली, तभी जैसे आपने बोला जज्बात बदले, तो एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखिए मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और फैक्ट ये है कि आज हम 24,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। तो आज की क्लोज काफ़ी ख़राब है और इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पोजीशंस को अब अनबाइंड करिए, क्योंकि अब मार्केट ने आपको वर्डिक्ट दे दिया कि अभी मार्केट शायद
चलने को तैयार ना हो सकता है कल से सिचुएशन वापस बदल जाए, ये उस तरीके की मार्केट है, लेकिन आज की क्लोज तो खैर काफ़ी ख़राब है। चलिए अब बाकी के सवाल हम कुछ देर में लेंगे जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन एक दो चार्ट चेक और कर लेते हैं। एक बार बजाज फिनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फिनेंस पर शो के शुरू में भी शॉर्ट कॉल आई थी, लेकिन बजाज फिनेंस, गावा सर क्या ये पोजिशनल शॉर्ट ओपन हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर करना है तो। मैं डिस्क्लोज करना चाहूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है बजाज फाइनेंस के इसी जोन्स पर, एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, लेकिन मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन अब देखा जाए तो इंट्राडे या डेली बेसिस पर शॉर्ट है, स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ मिलेगा जब वो 6800 पार कर लेगा। और मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मैंने खुद पर्सनली पोर्टफोलियो के लिए लिया है बजाज फाइनेंस, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ये था बजाज फाइनेंस से पर्सपेक्टिव। लेकिन फिर भी अगर मैं एक इंडेक्स को देखूं तो जो कि ठीक ठाक अंदाज में शायद कल के सेशन में जा रहा है, वो है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टिल 850 होल्ड कर रहा है अपनी हाई ट्रेजेक्ट्रीज को, 840 के ऊपर की जो जोन्स हैं। उसके बाद अगर आप BOB को देखें 1.5% ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। उसके बाद आप PNB को देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। कैनरा बैंक को देखिए 1.5% ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। हालांकि इसका जो इंट्राडे हाई था वो आज 200 डे एक्सपेंशन एवरेज था। जरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स की जो प्लेसमेंट देखते हैं वो कैसी थी, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एट 6865, ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ आज, और ये क्लोज हमें मिला है मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद पहली बार अब ऑल मूविंग एवरेजेस। तो शायद इसका प्रभाव, इस प्राइस परफॉर्मेंस का प्रभाव कल जब हम रोल ओवर्स के आंकड़े देखेंगे फाइनली बैंक्स के, PSU बैंक्स के, तो उस पर नज़र आएगा। और फाइनली एक बार जरा देखते हैं वो सुपरस्टार सुबह का, जिसने कल इनफैक्ट निफ्टी बैंक को वो आज सुबह सुबह मुकाम दिलाया था, HDFC बैंक। ये HDFC बैंक का रिवर्सल था जो निफ्टी पे थोड़ा भारी पड़ा, वर्सेस हाई ऑफ आई थिंक 18 करीब 36, ये कोलैप्स हुआ और 1793 पर। हालांकि डे ट्रेडर्स को यहाँ पे बहुत कुछ मिला, बट क्लोज एक बार फिर से 1800 की कॉलेटर्स के जोन में। आज सुबह ट्रैवल कर रहा था, कल भी ट्रैवल कर रहा था। और एक चीज़ जो शायद मैं बार बार कह भी रहा था कि पुट राइटर्स के पास अभी कन्विक्शन नहीं था। कल भी मैंने इनफैक्ट जब इस कार्यक्रम को कर रहा था मैं, तो आपको कोट किया था कि पुट कॉल रेशो हार्डली 0.22 था। अमूमन एटलीस्ट कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 0.80 के ऊपर जाता तो वो कन्विक्शन बनता, बट वो नहीं बन रहा था। बट हाँ, इंट्राडे में करीब 1836 तक का स्विंग दिया। तो बैंक्स में क्लियरली जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है वो सिर्फ PSU बैंक्स कैरी कर रहे हैं और HDFC बैंक बैकफुट बैक है। फाइनली इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं अनुज के पास। आज मायूसी हाथ लगी है थोड़ी सी बाजार के हाथ में, बट क्या रहा क्लोज, कैसे दिखते हैं अनुज? इसको आई चलते हैं बड़ी वॉल पर। अनुज बिल्कुल बिल्कुल वीरो, चलते हैं बिग वॉल पर। पिछले कुछ मिनटों में वापस थोड़ी सी रिकवरी आई है वैसे मार्केट में 23,950 पर। और बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में ठीक है, वो HDFC बैंक थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाया आज, लेकिन फिर भी ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर। कल आई थिंक थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर पोजीशन मिलेगी हमको। चलिए, निफ्टी करीब 325 पॉइंट नीचे, 1.25% का मूव। निफ्टी बैंक देखिए रिलेटिवली आउट परफॉर्मर था, 2.5% ही गिरा। इन कॉन्टेक्स्ट जितना निफ्टी गिरा उसका आधा गिरा। निफ्टी IT ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, 2.25% निफ्टी IT गिरा। अच्छा, मार्केट ब्रेथ आज भी पॉजिटिव थी, 1352 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर। मिड कैप में स्ट्रेंथ थी, स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ थी। ये दोनों इंडेक्स पूरे दिन ग्रीन में रहे, उस हिसाब से यहाँ पर मामला ठीक ठाक था। और उसके अलावा अब आप देखिए जरा सेक्टोरल हीट मैप और सेक्टोरल ब्रेथ कैसी रही। उसमें कुछ सेक्टर्स थे जो ग्रीन में थे, जैसे PSU बैंक करीब 1% ऊपर था। ऑयल एंड गैस और रियल्टी टेक्निकली ग्रीन में, लेकिन मोर और लेस फ्लैट ही थे। जैसा मैंने कहा, दिक्कत थी मार्केट की IT, 2.25% नीचे ये इंडेक्स था। एक्चुअली इसने सबसे ज़्यादा मूड माहौल बिगाड़ा। उसके अलावा ऑटोज़ 1.5% नीचे, ऑटोज़ रिलेटिवली वीक रहे हैं। फाइनेंशियल्स 1% नीचे थे। फाइनेंशियल बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक इसलिए थे क्योंकि आज थोड़े इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर था, बाकी NBFC स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेशर था इसके लिए। और FMCG ये भी करीब 0.5% नीचे जाकर बंद हुआ ट्रेड में। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और किस तरीके के मूव्स रहे हैं वो देखते हैं। 320 पॉइंट निफ्टी नीचे, सबसे ज़्यादा नीचे इंश्योरेंस स्टॉक्स, SBI लाइफ और HDFC लाइफ, दोनों में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस 3.5%, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, HCL टेक, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे। बजाज ऑटो, TCS, जहाँ पर आज डिक्लाइन देखने को मिली। विप्रो, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिली। अपसाइड पर अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर और SBI, इसने कुछ कोशिश की मार्केट को सहारा देने की, लेकिन वीरू ऑल सेड एंड डन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सेशन आज बेस कर रहा है। जी
बहुत ही आप देखिए निराशापूर्ण ये सेशन रहा और 23959 यहाँ पे क्लोज आता हुआ और बैंक निफ्टी का और निफ्टी आईटी में आज करीब 1000 पॉइंट के लॉसेस। खैर ये क्लोजिंग मेरे ख्याल से आपके जहन में बहुत सारे सवाल खड़े कर गई होगी, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल्स हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग कॉल्स हों, और कोई भी प्रश्न आपके जहन में आ रहा है तो प्लीज़ CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। एक छोटे से विलंब के बाद अनुज और श्रेया जुड़ेंगे आपसे और अपने प्रश्न आप वहाँ पूछ सकते हैं पंचनामा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।